खुलासा हुआ है उस चार्जशीट में, जो कि 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। रऊफ शरीफ का नाम सामने आया। रऊफ शरीफ के बैंक अकाउंट्स में अलग अलग जगह से पैसे ट्रांसफर किए गए और ये कहा जा रहा है कि पैसे पीएफआई के एजेंट के तौर पर रऊफ शरीफ को दिए गए। तो इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें पीएफआई से जुड़े लोगों के नाम थे। 8 लोगों को नामजद बनाया गया, उन पर आरोप लगे थे और उससे जुड़े कई राज अब सामने आए हैं। हाथरस साजिश का पीएफआई कनेक्शन, हाथरस को जलाने की साजिश बेनकाब, पीएफआई के टेरर कनेक्शन का सबसे बड़ा सबूत। दिल्ली के बाद हाथरस को जलाने की साजिश भले ही नाकाम हो गई, लेकिन इसके लिए की गई तैयारियों पर सबसे बड़ा खुलासा एसटीएफ की एफआईआर से अब हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने हाथरस में हिंसा फैलाने के लिए कैसे जाल बुना था, इस पर जांच एजेंसी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में साजिश का हर चेहरा बेनकाब कर दिया। चार्जशीट में सिद्दीक कंपन, मसूद अहमद, मोहम्मद आलम, रऊफ शरीफ पर गंभीर आरोप लगाए गए और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि सभी किसी न किसी तरह पीएफआई से जुड़े। अब इन लोगों के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा जांच एजेंसीज के पास है। चार्जशीट के मुताबिक हाथरस पर एसडीएफ की चार्जशीट के मुताबिक पत्रकार सिद्दीक कंपन पीएफआई के लिए काम करता था। सिद्दीक कंपन अंसद बदरुद्दीन के साथ संपर्क में था। अंसद बदरुद्दीन विस्फोटक और हथियार के साथ लखनऊ में गिरफ्तार हुआ था। मसूद अहमद के खाते में 16,18,825 रुपए भेजे गए। हाथरस में दंगा कराने की मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ के खाते में भी इसके खाते से लेन देन के सबूत मिले हैं। देश के अलग अलग थानों में दंगों में दर्ज मामलों के आरोपियों से मसूद संपर्क में था। मोहम्मद आलम दिल्ली दंगों में गिरफ्तार आरोपी दानिश का रिश्तेदार है। पीएफआई ने 2,25,000 रुपए कैश देकर आलम को टैक्सी खरीदवाई थी। रऊफ शरीफ के खातों में विदेशों से पैसे भेजे गए। पीएफआई से जुड़े लोगों ने रऊफ शरीफ के अकाउंट में 18 लाख रुपए जमा किए। खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने वाला बताने वाला पीएफआई कैसे देश को दहलाने की साजिश में जुटा था, इसका एक एक सबूत अब एसटीएफ के पास है। दिल्ली दंगों के बाद अब हाथरस मामलों में भी पीएफआई की साजिश का हर पन्ना देश के सामने आ चुका है। अब समय आ गया कि देश में हिंसा की आग भड़काने वाले संगठन पर हमेशा के लिए कानून का ताला लगाया जाए। अमित चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, रिपब्लिक भारत। तो पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की गतिविधियां संदेह के दायरे में रहीं, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश, हर जगह अव्यवस्था, दंगा फैलाने की कोशिश और उसका आरोप उनके ऊपर है। क्या आरोप है उन 8 लोगों पर जिनका नाम चार्जशीट में है, यह भी कम दिलचस्प नहीं है जानना। एसटीएफ को हाथरस में हिंसा की साजिश में पीएफआई की फंडिंग के सबूत मिले। चार्जशीट के मुताबिक केरल में एक वर्कशॉप की गई जिसमें दंगे भड़काने की साजिश का प्लान बनाया गया। इसमें पैसे का भी बड़ा खेल सामने आया। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई ने सिद्दीक कंपन के अकाउंट में 15 सितंबर को 25,000 रुपए कैश जमा करवाए। ये कहा गया कि पीएफआई के लोगों की गिरफ्तारी से एक दिन पहले सिद्दीक कंपन के अकाउंट में 20,000 रुपए जमा किए थे। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई ने आतंकी कार्यों के लिए फंडिंग की और इस फंडिंग का इस्तेमाल सिद्दीक कंपन ने आतंकी कार्यों में किया। इसके सबूत एसटीएफ को मिले हैं। पीएफआई के एक और सदस्य मसूद अहमद के अकाउंट में भी अलग अलग जगह कैश जमा होने की बात सामने आई। पिछले सालों में मसूद के एसबीआई अकाउंट नंबर 8973 में 21,24,466 रुपए जमा हुए। इंडियन बैंक के खाता नंबर 8806 में 16,18,825 रुपए जमा हुए। चार्जशीट के मुताबिक मसूद इन खातों का इस्तेमाल पीएफआई के लिए फंडिंग जुटाने और लेन देन के लिए करता था। एक और आरोपी रऊफ शरीफ के खाते से भी लेन देन के सबूत मिले हैं। शरीफ के आईसीआईसीआई खाता नंबर 1430 में विदेशों से पैसा आया। सिर्फ साल 2018-2020 के बीच 1,35,70,749 रुपए जमा हुए।
जिसमें विदेशी फंडिंग का हिस्सा 29,08,191 रुपए था। फेडरल बैंक में भी रऊफ का अकाउंट था। खाता नंबर 2174 में 2019-2020 के दौरान कुल रुपया 69,85,021 रुपए जमा किए गए, जिसमें विदेशी फंडिंग 40,30,249 रुपए थी। रऊफ शरीफ के एचडीएफसी बैंक में जून 2020 से नवंबर 2020 के बीच 6 लाख रुपए जमा हुए। बताया जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े लोगों ने रऊफ शरीफ के अकाउंट में 18 लाख रुपए जमा किए। एक और आरोपी असद बदरुद्दीन के अकाउंट में बड़ी मात्रा में कैश रुपए जमा करने के सबूत भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि हाथरस साजिश नाकाम होने के बाद बदरुद्दीन अपने गिरफ्तार साथी फिरोज के साथ आतंकी हमले की तैयारी में था और इसके लिए ही उसे फंडिंग मिल रही थी। अमित चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, रिपब्लिक भारत। तो रऊफ शरीफ हो, असद बदरुद्दीन हो, फिरोज हो या पीएफआई, इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है और कैसे ट्रांजिशन होता था, क्यों ट्रांजिशन होता था, यह जानना सबसे ज्यादा अहम है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। मधुरिमा इस वक्त हाथरस में मौजूद है और अमित चौधरी हमारे साथ हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन में यह पूरा सच सामने आया। अमित, जरा एक बार आप दर्शकों को बताइए कि क्या क्या ऐसे तथ्य हैं जो कि दिखाता है कि हाथरस में पूरा जो फंडिंग थी वो पीएफआई के तहत हुई थी। देखिए, आपको याद होगा रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा किया था कि किस तरीके से हाथरस में दंगा कराने की साजिश रची जा रही है और उस दंगे के लिए पैसा कहां से आएगा, इसके पीछे पीएफआई है। और ये एसटीएफ की चार्जशीट में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पीएफआई का टेरर लिंक है। और टेरर लिंक इसलिए है क्योंकि देखिए, हाथरस में दंगा कराने के लिए जो 4 शख्स जो पीएफआई के जो से जुड़े लोग जो जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी जो साजिश है वो नाकाम हो जाती है। लेकिन उसके बाद फरवरी में 16 फरवरी में 2 शख्स बदरुद्दीन और फिरोज जो है वो लखनऊ में बारूद और हथियार के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं। इसका मतलब ये था कि दंगा कराने की साजिश जब नाकाम होती है तो फिर ये आतंकी जो है वारदात रचने की साजिश कर रहे थे। यही वजह है कि एसटीएफ ने सीधे तौर पर अपनी चार्जशीट में लिखा है कि इनका टेरर लिंक है और एक टेररिस्ट ग्रुप जो है उससे भी पैसा इनको मिला है। पैसा इनको बहुत मोटे जो रकम है वो विदेशों से मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में जो रऊफ शरीफ है, जो जनरल सेक्रेटरी है सीएफआई का, सीएफआई जो है पीएफआई की स्टूडेंट विंग है, उसका जो जनरल सेक्रेटरी है उसके अकाउंट में काफ़ी पैसा आता है, विदेशों से पैसा आता है और देश के अलग अलग हिस्सों में कैश के तौर पर पैसा जमा होता है। और एसटीएफ ने पूरा का पूरा लिंक जो है सारी कड़ियां जोड़ दी है कि किस तरीके से किस किस के अकाउंट में पैसा गया और ये दंगा कराने से पहले ये सारे पैसे गए। बिल्कुल अमित, ये बात तो साफ पता चल रही है कि जो पूरा का पूरा पैसे का जो नेटवर्क था वो अपने आप में संदेह के दायरे में, और यही वजह है कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि पीएफआई की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा अब संदिग्ध हो गई हैं। मधुरिमा हमारे साथ है। मधुरिमा, क्या यह अब साबित नहीं करता कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का हाथरस एक ऐसा मामला था जिसको लेकर सबकी निगाहें इस पर थी, लेकिन पीएफआई के लोग, इस संगठन से जुड़े लोग वहां पर कुछ और ही षड्यंत्र रच रहे थे। पूरे देश में ऐसी घटनाओं में पीएफआई की भूमिका, क्या यह वक्त नहीं है कि पीएफआई को पूरी तरह से देश में बैन करने के बारे में अब सोचना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी है इस समय ये डिसीजन लेना कि पीएफआई को जल्द से जल्द बैन किया जाए। अमित ने जो ये आज खुलासे किए हैं और जो पिछले साल भी किए थे वो सारी परतों को एक एक करके उन्होंने खोला है, जिसमें कि अब सामने आ चुका है कि ये किस तरीके से कि जो 3 पत्रकार पहले पकड़े गए उनके पीएफआई कनेक्शन, फिर ये वो पत्रकार हैं जिनका नाम जो पीएफआई के जो सबसे जाने माने वाले लीडर्स हैं उनके मीटिंग में भी सामने आता है, फिर इनका नाम दिल्ली दंगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें भी आता है, ये जो विदेशी फंडिंग हो रही है उनमें भी आता है, ये लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं जिनको कि अभी फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने हथियारों के साथ पकड़ा था। तो अब इतने सबूतों के बाद जो मांग फरवरी में एक बार बहुत जोर से उछली थी वो दोबारा से उछल रही है कि किसी तरह पीएफआई के खिलाफ अब एक्शन लेना चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके खिलाफ एक नहीं बहुत सारे सबूत हैं अब हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल, और सबूतों की लंबी फहरिस्त है। चार्जशीट के अलग अलग मामलों में हमने देखे, चार्जशीट के कई सारे उदाहरण हैं। अमित हमारे साथ जुड़ा। अमित, तो फिर दिक्कत क्या है? अब सवाल तो यही है कि पीएफआई के खिलाफ जो प्रमाण हैं, जो आरोप हैं, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। आतंकवाद और जो विदेशी फंडिंग का मामला है, उस तरह के केसेस हैं। दिक्कत कहां आ रही है पीएफआई के खिलाफ
कार्रवाई करने में, क्योंकि हमने देखा है देश में सिमी जैसा उदाहरण है जिस पर ऐसी ही कार्रवाई की गई है किसी जमाने में। बिल्कुल देखिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसटीएफ की जो चार्जशीट है उसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि मेरठ में जो दंगे हुए, दूसरे शहरों में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, उसके बाद और दूसरे शहरों में जो दंगे हुए उसमें भी कहीं ना कहीं जो लोग आरोपी हैं उनका कनेक्शन जो है पीएफआई के साथ है। मतलब साफ है पीएफआई इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उसमें संलिप्त है। सितंबर 2020 में एक बाकायदा एक वर्कशॉप होता है और वर्कशॉप में बताया जाता है कि किस तरीके से माहौल खराब करना है। इसके अलावा 6 फरवरी को ईडी ने भी एक चार्जशीट दायर की थी और उसमें पूरा का पूरा रूट बताया था किस तरीके से पीपी किट की जो है उसकी ट्रेडिंग के नाम पर पैसा जो है ओमान से आता है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज यह है कि पीपी किट में जो कमीशन की बात हुई, 1 रुपए 10 पैसे का एक मास्क है, उसमें 1 रुपए सोचिए कमीशन मिलता है। कहीं ना कहीं शक जो है वो वहीं से गहराया और जब पूरी जांच हुई तो सारे तार और उसके बाद ये सारे तार खुलकर सामने आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरिमा और अमित आपका जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी खुलासा दर्शकों के बीच करने के लिए।